एक अनजान कमरे में एक लड़का अपने फोन के अलार्म से जागता है। जैसे ही वह आंखें खोलता है, चौंक जाता है। पूरा कमरा लाल लिपियों से रंगा हुआ है। वह सोचता है सोते समय ये सब किसने लिखा होगा, लेकिन अजीब तरह से वो लिपियां धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। वह सोचता है शायद उसे भ्रम हुआ होगा क्योंकि वह अभी उठा है। अजीब है कि वह कितना असली सा लगा, लेकिन फिर वह बगल में देखता है और महसूस करता है कि यह उसका कमरा नहीं है। उठते हुए वह सोचता है ये कैसी जगह है। जो इंस्टेंट नूडल्स उसने खाए थे और जो 2 टिश्यू उसने फेंके थे वे अब वहाँ नहीं है। वह उलझन में पड़ जाता है और घबराने लगता है। उसे किसी और जीवन की यादें मिलने लगती हैं, एक ऐसे इंसान की जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। दोनों अनाथ हैं, लेकिन उनकी राहें अलग थी। हमारा नायक पूरी जिंदगी पढ़ाई करता रहा और एक शानदार यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, जबकि वह लड़का जिसका शरीर उसने ले लिया स्कूल छोड़ चुका था और बहुत खराब नौकरी करता था। कांपते हाथ को देखकर वह सोचता है कि क्या वह किसी और दुनिया में है, और वह सोचता है कि छत पर जो खून से लिखे शब्द थे उनका क्या मतलब था। शरीर के असली मालिक की यादों में उन शब्दों का कोई जिक्र नहीं है। वह खड़ा होकर हालात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, तभी कोई उसे पति कहकर बुलाता है और कहता है कि नाश्ते का समय हो गया है। वह पलटता है और देखता है कि एक महिला जिसके शरीर में घुमावदार आकर्षण है उसे देख रही है। उसकी जांघों को देख वह सोचता है कि यह पति वाला मामला क्या है। क्या उसकी समानांतर दुनिया में वह इतनी जल्दी शादी कर चुका है। वह बिस्तर पर बैठती है और कहती है कि उठ जाओ, अब देर हो रही है। ये नालायक सोचने लगता है कि यह ट्रांसमिग्रेशन तो बुरा नहीं था। वह घूंट कर निगलता है और सोचता है अगर यह ट्रांसमिग्रेशन न होता तो कभी इतनी सुंदर और प्यारी औरत नहीं मिलती। वह उसे बार बार नाश्ते के लिए बुला रही है। वह नहीं जानता कि उसे बेबी, वाइफ या डार्लिंग कहकर बुलाए। वह तय करता है कि उसकी यादों में जाकर उसका नाम ढूंढे ताकि बात करना आसान हो। वह सोचता है, लेकिन अजीब बात है कि उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसका दिमाग जैसे बंद जाता है। न नाम, न अनुभव, न पसंद, न कोई हॉबी, न कोई पसंदीदा पोजीशन, कुछ भी नहीं। उसकी यादों में उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं है। वह घबरा कर पीछे देखता है और महसूस करता है कि वह वही खड़ी है। वह अब जानता है कि यह तथाकथित पत्नी अजीब है। एक मक्खी उसके आंख पर बैठती है। वह झिझकते हुए पूछता है कि वह कौन है। वह एक सेकंड के लिए स्थिर खड़ी रहती है, फिर कहती है कि लगता है उसे अब सब कुछ दिखाई दे रहा है। एक राक्षसी मुंह खोलते हुए वह सामने आती है। ठंडे पसीने में तरबतर नायक कहता है कि वह बस थोड़ा भ्रमित है, वह सब ठीक से सोचेगा। लेकिन तब तक वह राक्षसी रूप में बदल चुकी होती है और कहती है कि उसे सब दिख रहा है। वह एक सेकंड के लिए रोता है, लेकिन अगले ही पल निगल लिया जाता है। अचानक वह फिर बिस्तर पर उठता है, ठंडे पसीने से भीगा हुआ, और सोचता है कि आखिर हुआ क्या था। वह ऊपर देखता है, पक्का कि यह सब सपना था, लेकिन वही खून से लिखे शब्द दोबारा दिखते हैं। वह उन्हें पढ़ नहीं पाता, वे गायब हो जाते हैं और वह सोचता है शायद उसमें कोई संकेत था। अपने हाथ को घूरते हुए वह सोचता है कि अब उसे अंधा बनकर दिखाना पड़ेगा, लेकिन जब वह अपने सिर पर हाथ रखता है तो जानता है कि इस शरीर के मालिक की यादों में वह अंधा नहीं था। तो इसका कोई मतलब नहीं। वह ऐसा इंसान था जो हमेशा अकेले रहा और जिसने कभी कुछ अजीब देखा या सुना नहीं। इसका मतलब है कि अब वह इस औरत को यह नहीं बता सकता कि वह उसे देख सकता है। फिलहाल उसे ऐसा दिखाना पड़ेगा जैसे वह मौजूद ही नहीं है। एक हाथ दरवाजे से आता है और कहता है कि वह अभी उठा है और नाश्ते का समय हो गया है। वह लजाते हुए पास आती है, जबकि वह सोचता है कि उसे अनदेखा करना होगा और देखना होगा कि पिछले मालिक ने कैसे जिया। वह ड्रैगन बॉलर्स निकालती है और पूछती है कि क्या वह जाग गया है। ठंडे पसीने में डूबा वह जानता है कि वह हिल भी नहीं सकता और देख भी नहीं सकता, वरना वह मर जाएगा। लेकिन अचानक वह अपनी गर्दन मोड़ती है और पास आती है। वह खुद से बार बार कहता है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखानी, लेकिन वह लगातार पास आती जाती है। अचानक उसकी जीभ बाहर आती है और उसके चेहरे को छूती है। वह प्रतिक्रिया दिखा देता है और तभी उसे पता चल जाता है कि वह देख सकता है। उसका चेहरा श्राप से भरने लगता है और अचानक वह फट जाता है। अगले ही पल वह फिर उठता है, घबरा कर, लेकिन अब वह उस अभागी औरत पर गुस्सा है। वह बेचारा ठंडे पसीने में उठता है, सोचने की कोशिश करता है और यह सोचता है कि क्या वह बार बार जिंदा हो रहा है या ये कोई टाइम लूप है। शायद यह वैसा है जैसे गेम में कोई सेव पॉइंट। वह जानता है कि वह उसे मजबूर करना चाहती थी कि कोई प्रतिक्रिया दे। वह टिकटॉक पर एक गर्ल्स के डांसिंग वीडियो चलाता है ताकि दिखा सके कि वह व्यस्त है। फिर वह उसके पीछे प्रकट होती है और कहती है कि नाश्ते का समय हो गया है। वह उससे पति बुलाती है और पूछती है कि वह उसकी आंखों के सामने दूसरों को क्यों देख रहा है। वह खुद से बात करता है और कहता है कि उसे वह लाइव स्ट्रीम वाली लड़की पसंद है। इस दौरान उसकी पत्नी पूछती है कि क्या अब वह उससे प्यार नहीं करता। वह पास आती है और कहती है कि उसे पता है कि उसकी नजर में कोई दिक्कत नहीं, फिर फोन इतना पास क्यों है, क्या वह उसे देख पा रहा है। वह फोन में खोया रहने की कोशिश करता है और सोचता है कि क्या उसे सच में दिखाई दे रहा है, लेकिन वह थोड़ा शांत होता है क्योंकि उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह वापस लाइव स्ट्रीम्स ढूंढने लगता है, लेकिन तभी चौंक जाता है। वह औरत उसके फोन पर लाइव स्ट्रीम कर रही है। वह खड़ा होता है और डर कर फोन बिस्तर पर फेंक देता है। कांपते हुए वह उसे देखता है। जैसे ही वह दिखती है, वह राक्षसी मुंह खोलकर उसे खाने आती है, लेकिन अब वह एक मुक्का चलाता है। वह बच जाती है और वह कुछ नहीं कर पाता। वह उसकी बाह में काट लेती है। वह तड़पता है और फिर मर जाता है। वह फिर से होश खोने लगता है। एक बार फिर वह कहती है कि नाश्ते का समय हो गया है और वह फिर से चौंक जाता है। छठवीं बार जी उठने पर भी वह सिर्फ उसके पास आने से डर जाता है और कई बार मर जाता है क्योंकि वह अच्छी तरह से अभिनय नहीं कर पाता। आठवीं बार वह उस कमरे से भाग
भागने की कोशिश करता है लेकिन कोई रास्ता नहीं था और वह जानती है कि उसे देखा जा सकता है। तब वह समझता है कि उसे उससे प्यार दिखाना पड़ेगा क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं। जैसे ही वह नाश्ते के लिए आती है वह कहता है कि वह अद्भुत है। उसका प्लान था कि वह इसका फायदा उठाएगा लेकिन अंत में वह भूखा रह जाता है और वह सब खा जाती है और इस तरह वह लगातार 13 बार मरता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि कैसे खुद को शांत रखे। कुछ लोग पागल होकर बहुत समझदार हो जाते हैं लेकिन उसके लिए मौत बार बार आती रही। वह 14, 15, 16 तक पहुंच गया और हर मौत के साथ उसे इस शरीर के असली मालिक की नई यादें मिलने लगी। उसने इस दुनिया को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया कि यह उसकी दुनिया से कितनी अलग है। यह एक ऐसी जगह है जहां अजीब कहानियां हैं। 18वीं मौत पर वह सोचता है कि वह बार बार क्यों जी रहा है। वो खून से लिखे शब्द किसने लिखे और क्यों वह जैसे ही उन्हें देखता है गायब हो जाते हैं। वो फिर आंखें खोलता है सोचते हुए कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। उसे नहीं पता कि कौन है लेकिन वह जानता है कि उसकी पत्नी उनमें से एक है। वह एक राक्षस है और वह खुद से दोहराने लगता है कि उसे मरना चाहिए क्योंकि जीने का हक उसे है। एक बार फिर वह दरवाजे से आती है उसे पति बुलाते हुए और कहती है कि नाश्ते का समय हो गया है। वह उठता है ये जानते हुए कि हर बार वह ऐसा करती है लेकिन कभी जबरदस्ती शारीरिक संपर्क नहीं करती। दरवाजे पर खड़ी होकर वह पूछती है कि क्या वह दिन की शुरुआत गर्म रसीले मांस से करना चाहता है। वह बहुत पास आती है लेकिन वह उसके आर पार चला जाता है। जैसा उसने सोचा था वह तभी कुछ कर सकती है जब उसे पूरा यकीन हो कि उसे देखा जा रहा है। वह कुछ खाना बनाना चाहता है जबकि वह बगल में बेचैन होकर कहती है कि उसने पहले ही नाश्ता तैयार कर लिया है। बेचारा आदमी सोचता है कि जितनी सुंदर उतना झूठा। वह कह रही है कि सब तैयार है लेकिन साफ दिख रहा है कि कुछ भी तैयार नहीं। वह एक स्नैक बनाता है ये जानते हुए कि बस इसी कमरे से निकलकर ही वह अपनी पत्नी के बारे में कुछ जान सकेगा। जैसे ही वह उस स्नैक को खाने जाता है वह जमीन में बदल जाती है और पूछती है कि क्या उसे कुछ दिख रहा है। वह दरवाजे की ओर जाता है उसे खोलने के लिए क्योंकि उसे वहां से बाहर निकलना है और वह दरवाजे की कुंडी पर दिखती है। पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है और क्यों उसके साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन वह दरवाजा खोलता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। खुद से कहता है कि कोई उसे 18 बार मारे और बचकर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। अब वह बदला लेना चाहता है। जैसे ही वह कोई तरीका ढूंढ लेगा वो वापस आएगा और उसे खत्म करेगा। लेकिन जैसे ही वह अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है वह चौंक जाता है। आसमान लाल है और वहाँ अजीब विकृत जीव भरे हुए हैं। उसके सामने बस इंसानों की परछाइयां हैं। वह इससे डर जाता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। कहता है कि ये दुनिया सच में दिलचस्प है। लेकिन तभी उसे अजीब सा लगता है और वह फुटपाथ पर उल्टी कर देता है। अचानक कोई आता है और पूछता है कि अंकल ठीक है क्या। वह चौंक कर देखता है बस एक छोटी सी लड़की है जो जानना चाहती है कि क्या वह बीमार है। वह कहता है कि वह ठीक है और वह उसे बड़े भैया कह सकती है। उसका सिर सहलाते हुए वह सोचता है कि वह कितनी प्यारी है, काश उसकी भी एक बेटी होती। लेकिन वह तुरंत एक राक्षस में बदल जाती है और कहती है कि वह देख सकता है। उसका दिल रुक जाता है और वह ऊपर देखता है। लड़की एक विशाल दानव में बदल चुकी है जिसके हाथ में तलवार है। हमारा नायक शब्दों से परे है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है कि ये दुनिया बहुत बहुत दिलचस्प है, उसे पसंद है। वह कहता है कि उसे यह रूप बहुत पसंद है क्योंकि अब जब वह उसे मारेगा तो कोई पछतावा नहीं होगा। वह इस दुनिया के सभी अजीबों को खत्म कर देगा बिना किसी दया के। लेकिन इस बार उसे चीर फाड़ दिया जाता है। एक बार फिर वह बिस्तर पर जागता है और गुब्बारे जैसी पत्नी पूछती है कि क्या उसके पति ठीक है। सूरज उग चुका है। बेचारा सोचता है कि एक ही दिन में 20 बार नाश्ता करना कितना थकाने वाला है। कुछ समय बाद वह पार्क की बेंच पर बैठा होता है। फिर वही लड़की आती है और पूछती है कि उसकी माँ कहाँ है, क्या वह उसे घर ले जा सकते हैं। वह इस जगह की पागलपन और अजीब बातों के बारे में सोच रहा होता है। कुछ जीव ऐसे हैं जो पूरी तरह अजीब और तर्कहीन हैं। वे आक्रामक होते हैं लेकिन किसी चीज पर असर नहीं डालते जैसे हवा। दूसरा प्रकार वे जीव हैं जो इंसानों जैसे होते हैं। वे कुछ नहीं करते लेकिन पास आने की कोशिश करते हैं और जैसे ही उन्हें प्रतिक्रिया मिलती है वे हमला करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वह पत्नी। उसे पता है कि इस दुनिया में कोई सामान्य इंसान इनका अस्तित्व नहीं जानता लेकिन फिर भी वे उनसे चिपके रहते हैं। वे ऐसा क्यों चाहते हैं? शायद ये जीव इंसानी जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं। कुछ समय बाद वह अपना फोन देख रहा होता है और उसे 3 सेंट का भुगतान मिलता है। इस दुनिया में जीने के लिए कम से कम उसे थोड़ा पैसा तो चाहिए होगा ताकि वह चीजों का पता लगा सके। वॉट ग्रुप में एक आदमी बुढ़ाई उसे बुला रहा है। हमारे नायक का नाम यीजू फानबू है। वो एक कंपनी के लिए अपार्टमेंट बेचता है और जानता है कि हाल ही में जो उसने बेचा था उसकी कमीशन नहीं मिली है। वह एक मैसेज भेजता है कि वह ये निपटा देगा और अपनी बाइक पर तेजी से निकल पड़ता है। जब वह पहुंचता है तो अजीब बात है कि वहां कंपनी की इमारत की जगह एक अस्पताल है। वह जगह किसी छोड़े हुए इमारत जैसी लगती है। वह ठंडे पसीने में दरवाजे पर खड़ा होता है, सोचता है कि क्या यही बिक्री की जगह है। वह दरवाजे तक पहुंचता है और उसका फोन बजता है। वह कहता है कि वह ऊपर आ रहा है और पूछता है कि क्या सब ऑफिस में है। लोग कहते हैं कि हाँ, मालिक का बेटा उसे कई बार कॉल करने की कोशिश कर चुका है लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। नायक कहता है कि कोई बात नहीं, वह ऊपर आ रहा है। अब उसे लगता है कि यह जगह जरूर असलियत से प्रभावित है लेकिन कॉल पर बात कर रहे लोग ठीक लग रहे हैं। उसे यह अजीब भी लगता है और दिलचस्प भी। वह गलियारे में चलता है और अचानक किसी चीज से टकरा जाता है। उसे लगता है जैसे उसने कुछ नरम छुआ हो और वह सोचता है। वह शांत भाव से हाथ बढ़ाता है ये जानने के लिए कि क्या वह सीमा है जहाँ तक वह जा सकता है। लेकिन जैसे ही वह छूता है वहाँ
वहाँ 2 जादुई गोलाएं होती हैं जो एक सुखद भविष्य का पूर्वानुमान देती हैं। वह नालायक शर्मा जाता है और तभी उसे कुछ महसूस होता है। एक तमाचा उसके चेहरे पर पड़ता है। वह लड़की चिल्लाते हुए प्रकट होती है कि वह उसकी शिकायत करेगी और गार्ड की ओर भागती है, जबकि वह समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। जब वह ऊपर देखता है तो वहाँ लिखा होता है बी एकेडमी, लेकिन जैसे ही वह पलके झपकाता है वह जगह दोबारा छोड़े हुए अस्पताल में बदल जाती है। वह अस्पताल की दीवार की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन अजीब बात है कि उसका हाथ उसके आर पार चला जाता है। उसे एहसास होता है कि वह उस चीज के भौतिक रूप को छू नहीं सकता और सोचता है कि शायद ये भी उन्हीं जीवों की तरह है जिन्हें सक्रिय होने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां चाहिए होती हैं। एक बार फिर वह अपना हाथ दीवार के पार करता है और इस तरह वह उसके आर पार निकल जाता है। उसे थोड़ा चक्कर आता है और वह खुद को एक सूने गलियारे में पाता है। कुछ समय बाद वह कई कमरों की तलाशी ले चुका होता है, लेकिन सब खाली होते हैं। लेकिन एक दरवाजे के पास खून की तीव्र गंध आती है। वह एक बार फिर उसके पार जाने की कोशिश करता है और खुद को एक कमरे में पाता है जहाँ एक लड़की फर्श पर रो रही होती है। वह उसे देखता रहता है और वह उठकर उसे बड़े भैया कहकर बुलाती है, लेकिन अब वह संयमित है और उसे अनदेखा कर दीवार के आर पार निकल जाता है। जैसे ही वह दूसरी ओर आता है सामने एक और जीव होता है, लेकिन वह चलता रहता है। वह राक्षस भी उलझन में लगता है और उसे एहसास होता है कि वहाँ दर्जनों अजीब चीजें मौजूद हैं। हर जगह जो वह खोलता है उसमें अजीब घटनाएं छिपी होती हैं और सबसे विचित्र बात यह है कि कुछ कमरे इस तरह खुले हैं जैसे वे बाहर की ओर निकल सकते हैं। अब वह इतना अच्छा अभिनय कर रहा है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। सब कुछ उस प्रिय पत्नी की बदौलत जिसने उसे 18 बार मारा था। अचानक वह फर्श पर कुछ कागज देखता है जो प्रयोग संख्या 128 की बात करते हैं, जो एक रूपांतरण से गुजरा था। वह उन्हें उठाने के लिए झुकता है और सोचता है कि क्या ये सभी बदले हुए जीव वास्तव में इंसान थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह पन्ना पलट तक नहीं पाता क्योंकि वह इस दुनिया से नहीं जुड़ा है। तभी कुछ उसके शरीर के आर पार निकल जाता है। वह खड़ा हो जाता है। वह किसी राक्षस के बाल थे जो छत से लटक रहा था। वह उसके चेहरे के पास उतरती है और पूछती है कि वह वहाँ क्यों आया है। क्या वह उसके साथ जीवन के रहस्यों को खोजने आया है। वह उसे अनदेखा कर देता है और सोचता है कि शायद सबसे अच्छा स्थान निर्देशक का कार्यालय हो सकता है। मानसिक अस्पताल की यह इमारत वही है जो शरीर के असली मालिक की यादों में एक बिक्री कंपनी थी, और जहाँ पुराना स्टाफ रूम था वहीं अब निदेशक का कार्यालय होगा। वह तय करता है कि ऊपर जाकर देखेगा कि वहाँ कुछ है या नहीं। जैसे ही वह गलियारे से चलता है कोई उसे भाई सूप कहकर बुलाता है और पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रहा है। अचानक एक मोटा आदमी चिल्लाता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, फिर भी वह काम पर आने की हिम्मत कैसे कर रहा है। लेकिन फांगू गलियारे से चलता रहता है और दोनों को एक और धकेलता है। सोचता है कि इस मंजिल पर कुछ भी नहीं है। चश्मे वाला आदमी उलझन में है और उसका बॉस गालियां देता है। पूछता है कि वह दूसरी मंजिल पर क्यों जा रहा है और चश्मे वाले को उसे रोकने को कहता है, लेकिन हमारा नायक पहले ही वहां पहुंच चुका होता है और अंततः निर्देशक के कमरे को ढूंढ लेता है। कोई चिल्लाता है कि वह रुक जाए, लेकिन वह पहले ही दरवाजे की कुंडी पर हाथ रख चुका होता है। उसके पीछे खड़े दोस्त घबरा रहे होते हैं, कहते हैं कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ उसकी टांग को देखकर ही सब जान जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। उसकी कमर को देखो, उसके छोटे से मुंह को देखो। असल में उसका साथी पहले ही कुचला जा चुका था। लोग पूछते हैं कि यह नायक कौन है और वह वहाँ क्या कर रहा है। वह अचानक उस औरत का हाथ पकड़ता है। वह कहती है कि उसे छोड़ दे और पूछती है कि वह कर क्या रहा है, लेकिन वह उसे एक ओर फेंक देता है। कहता है कि वह बहुत शोर मचा रही है। वह गिर जाती है और वह आदमी उसकी मदद को जाता है, लेकिन कुछ नहीं करता। उधर नायक डेस्क पर एक कागज पाता है और जैसा उसने सोचा था, उस मानसिक अस्पताल में कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। उस संदेश में लिखा होता है कि अगर वह किस्मत का उपहार पाना चाहता है और इस दुनिया के रहस्यों को जानना चाहता है तो उसे रूम 520 जाना होगा। वह सोचता है कि क्या ये पत्र उसी के लिए था और यह जानना चाहता है कि उन्हें कैसे पता चला कि वह आ रहा है। वह जानता है कि वह बिल्डिंग सी में है, कमरा 520। तभी एक बल्ब फूट जाता है। चश्मे वाला दोस्त अब भी उसका पीछा कर रहा होता है, जबकि पीछे रह गए 3 लोग कह रहे होते हैं कि उन्हें डर लग रहा है। वह अपना फोन जलाता है, कहता है कि कुछ ठीक नहीं है। पास खड़ा दोस्त कहता है कि आज वह बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है, किसी से बात तक नहीं कर रहा। वह फोन की रोशनी से दूसरी मंजिल देखने की कोशिश करता है और महसूस करता है कि वह अब मानसिक अस्पताल में नहीं बल्कि पुरानी कंपनी में है। वह लड़का मजे में मोटे दोस्त से उसका फोन मांगता है, जो कहता है कि उसमें भी नेटवर्क नहीं है। वह उसे चिंता न करने को कहता है क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है कि वह उससे ज्यादा चीजों को एक्सेस कर सकता है जितना वह सोचता है। लेकिन अगर वह गलत नहीं है तो ये सब इशारा करता है कि वे एक अजीब दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। एक पूरी जगह जो पहले एक सामान्य वास्तविकता थी अब विकृति से ग्रस्त है। वहाँ काम कर रहे लोग अब भी चिंता कर रहे होते हैं कि उन्हें डिलीवरी करनी है। इमारत का एक गार्ड पूछता है कि सब ठीक है क्या और कहता है कि वह जाकर देखता है कि क्या हुआ है। एक लड़की झुककर अपना फोन उठाती है और फ्लैशलाइट जलाती है, लेकिन कहती है कि वह बहुत कमजोर है। नायक भी वहाँ है, वह भी अपना फोन जलाता है और चश्मे वाले से पूछता है कि उसकी लाइट भी इतनी कमजोर क्यों है। लोग सुनहरे बालों वाले लड़के से पूछते हैं कि उसने जो कहा था क्या वे सच में एक अजीब दुनिया में आ गए हैं। तभी वह अपना आपा खो देता है और सभी से कहता है कि चुप रहो, अगर वे शांत नहीं रहे तो कोई नहीं बचेगा। सब चुप हो जाते हैं क्योंकि उसे अचानक बहुत तनाव में देखकर डर लगता है। फिर वह समझाता है कि आसान शब्दों में वे एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जो भूतों से भरी हुई है। मूल रूप से यह एक वैकल्पिक आयाम है जहाँ वे अब रह रहे हैं। लोग एक सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं और पूछते हैं कि वह गार्ड जो
लाइट चेक करने गया था, अब तक वापस क्यों नहीं आया? अब 3 मिनट हो चुके हैं। तांग एक बार फिर चेतावनी देता है कि इस दुनिया में कोई भी भूतों का नियम तोड़ता है तो वह मर जाएगा। मोटा लड़का कांपते हुए पूछता है कि अब वे क्या करेंगे? फिर वह जवाब देता है कि अब उन्हें जल्दी से कोई रास्ता खोजना होगा यहाँ से बाहर निकलने का, वरना वहाँ मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। नायक ठंडे पसीने में भीग रहा होता है और उसे अपने पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। वह उस परिचित एहसास से जान जाता है कि कोई भूत पास आ रहा है। वह सबको चेतावनी देता है कि एक आ रहा है। लोग कहते हैं कि वह मजाक न करे क्योंकि वहाँ कोई भूत नहीं है, लेकिन तभी एक लड़की के बाल खींच जाते हैं जबकि फांगू देख रहा होता है। लोग चिल्लाते हैं और वह कहता है कि शोली अब जा चुकी है। चश्मे वाली लड़की डरते हुए कहती है कि वह तो अभी उसके पास ही थी, वह अचानक कहाँ चली गई? वह उसे बुलाती है, कहती है कुछ तो बोलो। वहाँ कोई भी ठीक से देख नहीं पा रहा होता क्योंकि अंधेरा होता है। वांग नायक से पूछता है कि क्या उसने भूत का चेहरा देखा? वह जवाब देता है कि अफसोस वह नहीं देख पाया क्योंकि लड़की अचानक गायब हो गई। इस पल सब फांगू पर शक करने लगते हैं, कहते हैं कि वह कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। यूफोन कहता है कि वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा, क्या वह कोई स्पिरिचुअल मास्टर है? वह उलझन में पूछता है कि वह क्या होता है। वह लड़का हैरान होता है कि फोन जुकू को नहीं पता कि स्पिरिचुअल मास्टर क्या होता है, लेकिन वह इतना शांत कैसे है? उसकी पहचान पर सवाल उठते हैं। लड़का बताता है कि स्पिरिचुअल मास्टर वह होता है जो अपनी आत्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है और ऐसे वक्त में वही लोग सबसे जरूरी होते हैं। फांगू पूछता है कि क्या स्पिरिचुअल मास्टर बनने के लिए उस अजीब दुनिया में कुछ सीखना पड़ता है? अगर ऐसा है तो वह जानना चाहता है कि इसे कैसे किया जाए। तांग एक बार फिर देखता है कि वह बहुत शांत और आत्मविश्वासी है, शायद वह वहाँ से निकलने की कुंजी हो सकता है। फिर वह समझाता है कि उस दुनिया से निकलने के लिए तुम्हें भूतों की शक्ति को इकट्ठा करना होगा और इसके लिए 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, जीवन और मृत्यु के बीच के डर से गुजरना, जैसे कोई भावनात्मक आघात, और दूसरी, किसी भूत से संपर्क करना ताकि उसकी शक्ति तुम्हारी आत्मा में समा सके। लेकिन ये बहुत खतरनाक है क्योंकि भूतों की शक्ति एक खून सने वस्त्र की तरह होती है, वह तुम्हें ढकता है लेकिन तुम्हारी आत्मा को भी दाग देता है। ये बातें सुनकर फोन सू सोच में पड़ जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे पता है कि कई बार मरने के बाद उसने भूतों से संपर्क करना टाल दिया था ताकि मरे नहीं, चाहे वह पत्नी हो या सड़क पर दिखने वाले जीव, वे सब सिर्फ भ्रम है जब तक वह उन्हें छू नहीं लेता। लेकिन अगर वे असलियत में प्रवेश कर ले तो वह उसे देखे बिना भी मार सकते हैं। तो शायद अगर वह उनसे संपर्क कर ले तो वह उन्हें खत्म कर सकता है। फांगू सोचता है कि यह शायद अच्छी बात है। अपनी पत्नी को याद कर वह कहता है कि वह तो पागल हो गया है, अब वह स्पिरिचुअल मास्टर बनकर उसे खत्म करना चाहता है। तभी वहाँ मौजूद एक और व्यक्ति गायब हो जाता है। तांग पागलों की तरह चिल्लाने लगता है कि सब चुप रहो, नहीं तो और भूत आ जाएंगे। फीफी पास आती है और पूछती है कि अब क्या करेंगे। उसे डर है कि वह भी गायब हो जाएगी। फांगू कहता है कि 2 और 3 मिनट बिल्कुल सटीक है, मर्दों के लिए 3 मिनट का अंतराल है और औरतों के लिए 2 मिनट। गार्ड 3 मिनट बाद गायब हुआ, लड़की 2 मिनट बाद और उसके बाद लड़का। इस हिसाब से अब अगला गायब होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है। वो बाहर जाने लगता है तो बाकी लोग पूछते हैं वो कहाँ जा रहा है, क्या मरना चाहता है? फांगू कहता है कि उन्हें भी कोई रास्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए वरना उस कमरे में सब मारे जाएंगे। अचानक टैंग उस पर उंगली उठाता है और कहता है कि हिले भी मत, कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन नायक उसकी बात अनसुनी कर देता है और कहता है कि अगर वहाँ 8 लोग हैं तो 20 मिनट में कोई नहीं बचेगा। फोंग यूकू पीछे मुड़कर चेतावनी देता है कि जो भी उसे रोकने की कोशिश करेगा वो भूतों से पहले मरेगा जो गलियारों में घूम रहे हैं। चश्मे वाला दोस्त पूछता है कि सीढ़ियां कभी क्यों नहीं दिखती, जबकि फांगू सूर पहचान लेता है कि ये वही लाइट्स हैं जो अस्पताल में थी। तभी उसे एहसास होता है कि वो अब दोबारा अस्पताल में है। एक दोस्त पूछता है कि क्या ये कोई भ्रम है क्योंकि उन्हें याद है कि वो अभी कंपनी में थे, तो अब इस हॉरर अस्पताल में कैसे आ गए। फांगू शू अब पक्का हो जाता है कि कंपनी और अस्पताल इस हकीकत में एक दूसरे में समा गए हैं। अस्पताल ने कंपनी को निगल लिया है। उसी पल उन्हें एक लाल गड्ढा दिखाई देता है, पूरा गलियारा गंदा है और वो कंपनी की यूनिफॉर्म्स को पहचान लेते हैं। फांगू निष्कर्ष निकालता है कि भूत महिलाओं को 2 मिनट और पुरुषों को 3 मिनट में खा लेते हैं क्योंकि उन्हें हर शरीर को खाने में इतना ही समय लगता है। वो कहता है कि उनके पास अभी भी थोड़ा समय है और चश्मे वाला कहता है कि लगता है अभी वो गिलिंग को खा रहे हैं। नायक को अजीब लगता है क्योंकि पिछली बार जब वो यहाँ आए थे तो इतना खून नहीं था गलियारों में। कपड़ों की कटिंग से साबित होता है कि कोई नुकीला हथियार इस्तेमाल हो रहा है और उसने ऐसा एक ही हथियार देखा था। तभी छत से कुछ निकलता है और उसे याद आता है कि वही भूत डॉक्टर अब भी आजाद घूम रहा है। तभी उन्हें उस दिशा से आवाजें आती हैं और वो देखते हैं कि कमरे में जो ग्रुप था वो नीचे आ रहा है पूछने की अब क्या करेंगे। माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है और मोटा लड़का पूछता है कि क्या उन्हें नीचे आने से कुछ मिला। अचानक सब चिल्लाते हैं और लड़की कहती है वहाँ बहुत खून है। सब पहचान लेते हैं कि ये उनके साथियों के कपड़े हैं। टैंक पूछता है कि क्या सभी खा लिए गए। डरी हुई फेई छोड़ देने की मिन्नत करती है और टैंक कहता है कि अब सच में भागना जरूरी हो गया है। वो फांगू से कहता है कि रास्ता दिखाए, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। कुछ पल की चुप्पी के बाद वो ऐलान करता है कि वक्त आ गया है। फेई पूछती है कि किस चीज का वक्त, और उनके पीछे से हाक की आवाज आती है। उस आवाज को सुनते ही वो धीरे धीरे मुड़ते हैं और देखते हैं कि भूत डॉक्टर छत से उनकी ओर आ रहा है। जैसे ही फेई डरती है वो जीव उसके पास पहुंच जाता है। सब पागलों की तरह दौड़ते हैं और चिल्लाते हैं कि दूर हट जा, लेकिन टैंक को कुछ रोक लेता है। वो फेई थी जो गिर गई थी और बचाने की मिन्नत कर रही थी, लेकिन जैसे ही टैंक देखता है कि भूत पास आ रहा है
वो लड़की को थप्पड़ मारता है और कहता है कि उसे छोड़ दे। सबको भागते देख फांगू को वो पल याद आता है जब उसने डॉक्टर को देखा था। जमीन पर पड़ी फेई रोते हुए कहती है कि उसे अकेला मत छोड़ो, लेकिन भूत उसके बाल पकड़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू